डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 लाना चाहते हैं या 30 आउट ऑफ 30 या 200 आउट ऑफ 200 लाना चाहते हैं और वो इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो आप लोग, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर चुके हो, लेकिन पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। यानी आपने कोशिश की है कि इंग्लिश में वो इम्प्रूवमेंट आ जाए, उस लेवल तक कहानी पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पा रही। सो गाइज, आज मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं जिससे हर हालत में इम्प्रूवमेंट आएगी। गाइज, मैं एक इंग्लिश ट्रेनर होने के साथ साथ एक माइंड प्रोग्रामर भी हूं। मुझे पता है कि एग्जैक्टली हमारे माइंड को क्या चाहिए, हम कैसे स्टडी करेंगे, किस तरीके से स्टडी करेंगे कि बात बनेगी, रिजल्ट आएगा। सो गाइज, उस प्रैक्टिकल तरीके को बताने के साथ साथ मैं आपको सबसे पहले या साथ ही साथ वो गलतियां भी बताऊंगा कि जब तक वो गलतियां आप करते रहोगे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो गलती है जिसकी वजह से एक आम स्टूडेंट का स्कोर नहीं बढ़ता, नहीं उसे इंप्रूवमेंट दिखाई देती, वो है कंसेप्ट क्लैरिटी में कमी, लैक ऑफ कंसेप्ट क्लैरिटी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट को क्लियर ही नहीं होते। जैसे अगर आपको पता है कि सिर्फ नाउन का टॉपिक पढ़ने से नाउन क्लियर नहीं होता। नाउन का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ पार्ट एडजेक्टिव का, कुछ पार्ट आर्टिकल का, कुछ पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इस तरह से कुछ चीजें मिक्स्ड रहती हैं। सो गाइज, जब तक ये चीजें बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर नहीं होंगी, ये कॉन्सेप्ट हर लेवल पे क्लियर नहीं होगा, ये टॉपिक्स या ग्रामर क्लियर नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल इन डेप्थ लेवल से चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट, ये मैंने क्या लिखा है, रिकॉल। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपको याद है, लेकिन अगर वो टाइम पे यूज ही नहीं कर पा रहे हो, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होने का भी क्या फायदा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सो गाइज, सॉल्यूशन यही है कि जब आप किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसको इस लेवल से पढ़ लो और इतना टाइम उसको ढंग से रिवाइज करो ताकि जब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कहीं क्वेश्चंस आपको नजर आए तो फिर वो 100% आपसे सॉल्व होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये चैप्टर मैंने भी पढ़ा तो था पर ये पॉइंट कहां से आ गया। तो आपको सारे रूल्स, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे रूल्स बिल्कुल ढंग से पढ़ने हैं, ढंग से नोट करने हैं, और हो सकता है इसके लिए आपको एक से ज्यादा बुक्स को रेफर करना पड़े और ढंग से इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जब आप 2-4 बुक से उसी एक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे तो ही उसमें निखार आएगा। क्लियर है ये बात। और अगर आपने कोई टॉपिक कर लिया है ढंग से, आपके हिसाब से आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो उसको छोड़ना नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी रिवीजन करनी है ताकि वो याद हो, ताकि वो रूल्स याद हो। अगर रूल्स याद नहीं हुए तो वो जो चीजें आपकी समझ आई हैं वो दोबारा से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो टाइम पे याद नहीं आएंगी। आपने देखा होगा कि एग्जाम के बाद आपको याद आता है, अच्छा पढ़ा तो था, अच्छा ये था क्या। भैया, ये अच्छा करने के नंबर नहीं मिलते। वो आपको, जो एग्जामिनर है वो आपको पास नहीं करेंगे ऐसा करने के लिए कि इसने पढ़ा तो था बस याद नहीं आया बेचारे को। सो गाइज, जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उतना ही इंपॉर्टेंट उसे याद रखना है। तो जितने भी टॉपिक आप कवर करते जाओ उसकी प्रॉपर रिवीजन आपको करनी ही करनी है। सेकेंड पार्ट उससे जुड़ा हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है ये उससे जुड़ी हुई है।
लैक ऑफ प्रॉपर टाइम। एक आम स्टूडेंट जो होता है ना, वो इंग्लिश को पूरा टाइम नहीं देता। कारण क्या? उसका इंटरेस्ट नहीं बनता। अब जब पढ़ने का दिल नहीं करता तो ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता। अब ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ज्यादा देर इसीलिए नहीं पढ़ने का दिल करता क्योंकि जो आपने 2-4 घंटे या 2-3 दिन या कहीं लगाए हैं इंग्लिश में, वो आपको इंस्टेंट कहीं इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं लगता कि जो हमने अभी 2-3 दिन में पढ़ा इससे एकदम से मेरे कई नंबर बढ़ गए। ये मैथ्स रीजनिंग की तरह नहीं है सिस्टम। मैथ्स रीजनिंग में आपने जो टॉपिक किया बस उससे रिलेटेड आपको जब भी कुछ दिखा तो आपसे सॉल्व हो जाता है। इंग्लिश ऐसी नहीं है। इंग्लिश के अंदर टाइम लगता है, लेकिन आती है, 100% आती है। सो गाइज, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा ताकि आपने जो पहले पढ़ा वो रिवाइज भी कर सको। और ये ना एकदम से बार बार जब आप देखो, आपने टॉपिक तो एक आधा कवर किया है और आप मॉक टेस्ट जब देने लग जाते हो बिना बात के, देखो जब आपने टॉपिक एक आधा किया, मॉक टेस्ट दिया तो नंबर उसमें कम आएंगे। लेकिन उस चीज को फिर इससे नहीं रिलेट करना ना कि मैंने इतने दिन लगाए, मैंने 10 दिन लगाए, मैंने 15 दिन लगाए, अभी मेरे नंबर कम आए। अरे आपका कंपटीशन एक बार खुद से है। आपने आज मॉक टेस्ट लगाया, आज आपके जितने इंग्लिश में नंबर आए, अब 10 दिन बाद जब इंग्लिश और पढ़ोगे तब कंपेयर करना ना। तो पहले ही बच्चा रोने लग जाता है और उसको ऐसा लगता है यार हो तो कुछ रहा नहीं, नंबर तो बन नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है गाइस। प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रॉपर रिवीजन। आप मॉक टेस्ट भी दो, लेकिन खुद का कंपैरिजन आपने खुद से ही रखना है कि हाँ पिछले मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए और अब कितने आए। और स्पेशली देखो, डिपेंड करता है कि आपने जो मॉक टेस्ट लगाया उसके अंदर जो टॉपिक्स अभी आपने क्लियर किए हैं उससे रिलेटेड आया क्या, तो ये भी तो डिपेंड करता है। सो घबराना नहीं है, बस आपको प्रॉपर टाइम इसको देना है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग करने का दिल करता है इसीलिए क्योंकि उसमें आपको इंस्टेंट दिखता है, अपनी इंप्रूवमेंट दिखती है। लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट दिखेगी, टाइम देना ही देना है। अगला पार्ट, एमलेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। बहुत सारे बच्चों को ना इंग्लिश एक समंदर की तरह लगता है। मतलब जैसे समझ ही नहीं आ रहा किधर जा रही है कश्ती। मतलब उनको पता ही नहीं हम शुरू कहां से करें, क्या पढ़ें। जब वो इंग्लिश को जब वो पढ़ने लगते हैं ना, कभी कभी उनको समझ नहीं आ रहा होता भी यार आज क्या पढ़ें। कितना कुछ है, ग्रामर में इतने टॉपिक्स हैं, वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, वन वर्ड्स, पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या पढ़ें। फिर आगे कॉम्प्रिहेंशन की कहानी अलग है। तो बस कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। ये ऐसे ही कुछ बच्चे तो सिर्फ इसलिए कोई 1-2 घंटे इंग्लिश को दे देते हैं भी चलो अंतरात्मा से जो है ना वो आवाज रात को ढंग की आए, नींद आ जाए। मतलब कम से कम इंसान खुद को कह तो सके भी मैं तो पढ़ा था, मैंने तो इंग्लिश पढ़ी है। सो स्टूडेंट्स, जब तक आप एक एम बना के एक सीक्वेंस में स्टडी नहीं करेंगे कि पहले मुझे ये कवर करना है, फिर मुझे ये कवर करना है, और जब मैं ये कवर कर रहा हूँगा तो मुझे साथ साथ रिवीजन भी करनी है, जब तक इस तरह से सिस्टम नहीं बनेगा आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो बच्चे को पता ही नहीं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब इससे ये मैटर नहीं कर रहा कि आप कितना सारा पढ़ रहे हो। जो आप पढ़ रहे हो बस वो इस ढंग से करो, इतनी शिद्दत से करो कि फिर उस टॉपिक से रिलेटेड बस कोई दिक्कत ना आए। सो अब ये चीजें जब आप एक सीक्वेंस में करते हो ना, एक राइट सीक्वेंस जब आप फॉलो करते हो, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करोगे, तब आपको रिजल्ट नजर आएगा। ऐसे कभी भी कुछ भी पढ़ने से सिस्टम खराब होता है। जब जिस चीज की रिवीजन चाहिए थी, जिस चीज के बाद जो पढ़नी चाहिए थी ताकि वो चीज रिवाइज भी हो जाती और उसकी हेल्प से वो टॉपिक और आसान हो जाता, इस तरह से पढ़ना था। तो कभी भी कुछ भी पढ़ने से डेफिनेटली रिजल्ट नहीं दिखेगा और इंटरेस्ट कम होगा। अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो अब ये ऐसा पार्ट है जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो उनके लिए तो ये हलवा है।
और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है। अब मुसीबत ये क्यों है, उसका एक ही कारण है कि पहली बात तो बच्चा इसको अवॉइड करता है कि छोड़ो यार, इसके बिना ही किसी तरीके से पास हो जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं कभी कभी वो इनकरेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बस वो वैसे थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है बस ठीक है कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बिल्कुल ढंग से करनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि जो आसान लगा वो पढ़ लिया, जो थोड़ा मुश्किल लगा वो छोड़ दिया। ये तो सबसे गलत तरीका है। जो पैसेज मुश्किल है उसको भी तो पढ़ो, क्योंकि क्या पता एग्जाम में किस तरह का पैसेज आ जाए, किस तरह का टॉपिक आ जाए। बच्चा क्या करता है, उसको जो टॉपिक अपनी पसंद का लगता है ना वो पढ़ता है, और जो टॉपिक उसको थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा होता, जैसे अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैसेज में मजा नहीं आता। जो बच्चा आर्ट्स का है उसको साइंस से रिलेटेड में मजा नहीं आता। तो भैया ऐसे नहीं करना। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन किस तरह का पैसेज आएगा, तो उसके लिए आपको हर तरह की जो वोकैब है उससे फेमिलियर होना पड़ेगा। थोड़ी बहुत साइंस की, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की, थोड़ी बहुत आर्ट्स की, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की, मतलब आपको हर तरीके से, थोड़ा स्पोर्ट्स, थोड़ा ये मतलब जो भी सिस्टम चल रहा है आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एडिटोरियल्स के ना वीडियोस देखते हैं। यार एडिटोरियल के वीडियोस अगर आप देखते हो तो इससे एक स्टेप और ले लो। आपने एडिटोरियल का वीडियो देख लिया, अब आप उस एडिटोरियल की फोटोकॉपी आपके पास होती है, प्रिंट आपके पास निकाल सकते हो, आप होता भी है, तो आप उसकी खुद अपनी लैंग्वेज में मीनिंग बना के तो देखो। जब आप उसका खुद अपनी लैंग्वेज में मीनिंग बना के देखोगे और वो पैसेज आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना है, तो जहां आप अटकोगे वहां आपकी दिक्कत है। तो आप अगर उस वोकैब को, अगर उस लाइन को थोड़ा और ढंग से पढ़ोगे, उस पैटर्न को जब आप समझ जाओगे कि अच्छा इस तरह से जब लाइन लिखी होती है तो उसका ये मीनिंग बनता है, जब आप इस तरीके से ध्यान दोगे तो मेरे हिसाब से हार्डली 1 मंथ, बस 1 महीने के अंदर अंदर आप इंग्लिश, आप रीडिंग के उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जिन बच्चों को अभी शुरुआत ही नहीं हुई, जिन बच्चों ने अभी शुरू ही नहीं किया, तो उन बच्चों के लिए देखो, मैं बहुत सारी वीडियोस में बात बता चुका हूं कि ब्रिल्स एक्सप्रेस नाम की एक न्यूज़पेपर आता है, आपको टेलीग्राम पे बकायदा इसका चैनल मिल जाएगा, ब्रिल्स एक्सप्रेस का। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर होता है जिसके अंदर जो न्यूज़ है वो हिंदी में भी आती है और सेम न्यूज़ इंग्लिश में भी आती है। तो जो लोग, जिनका हाथ थोड़ा ज़्यादा ही तंग है, वो इससे शुरू करो। फिर आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो छोटे बच्चों की, जो कॉमिक्स हैं, या आप नॉवेल से शुरुआत कर लो, जो आसान नॉवेल्स हैं। क्योंकि जब तक इंग्लिश पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा तो एकदम से थोड़ी आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लोगे। ऐसे बेटा एकदम से अगर आप चाहो ना कि मेरे से द हिंदू नहीं पढ़ी जा रही, तो उसका कारण है, क्योंकि द हिंदू पढ़ने के लिए कुछ बेसिक वोकैब चाहिए। और जब आप छोटे छोटे वर्ड पे अटकोगे, या आपको सेंटेंस के अंदर मीनिंग तो सारे आ रहे हैं लेकिन उस लाइन का, उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको एक बार प्रैक्टिस 0 लेवल से ही करनी पड़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस ढंग से करनी पड़ेगी, सही तरीके से करनी पड़ेगी, और द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या जो भी कोई आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे पैसेजेस भी सॉल्व करने होंगे जिनके साथ क्वेश्चंस भी दिए हों। क्लियर है ना? ताकि आपको आंसर ढूंढने का भी तो कला जो है आपके अंदर, वो जो आर्ट है वो डेवलप हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, inadequate practice of quizzes, sets, PYQs and mock tests. inadequate का मतलब ये है भी जिस दिन दिल गया उस दिन 2-3 लगा दिए, और नहीं लगाए तो एक हफ्ता बीत गया, टेस्ट ही नहीं लगाए। ऐसे नहीं करना होता। आपको एक प्रॉपर टाइम
से ये सारी चीजें करनी होती है, क्योंकि जब भी आप एक टेस्ट देते हो उस टेस्ट का एनालिसिस करने में ही घंटे 2 घंटे तो और बड़े आराम से लग जाते हैं। क्या आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्या आपका गलत हुआ, क्या आपको छोड़ ही देना चाहिए था, यानी जो टेस्ट आपने किया है इसी टेस्ट में आपके नंबर क्या और ज्यादा आ सकते थे अगर आप इस टेस्ट को किसी और तरीके से करते। इसको कहते हैं एनालिसिस। और क्या क्या आपको नहीं आया जो आना चाहिए था, कहां कहां आपने गलत किया और वो क्यों किया, ये सब देखना एनालिसिस है। तो एक दिन में 2-4 टेस्ट करने से कुछ नहीं होता। अगर आपने 2-3 दिन में भी एक आधा टेस्ट किया है लेकिन उसका ढंग से एनालिसिस किया है तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। और अब लास्ट, शायद यही लास्ट है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको विल और स्किल दोनों चीजें चाहिए। समझ आ रही बात की? यानी आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास स्टडी टेबल होना चाहिए, मुझे कैसे अपना टारगेट अचीव करना है इसकी कला भी होनी चाहिए आपके पास, और पढ़ने का मूड, पढ़ने का वो जो दिल है, वो जो आग अंदर होनी चाहिए, अगर वो बुझती है बीच बीच में तो उसको दोबारा से तेज करने का भी अकल आप में होना चाहिए। वो विल पावर जो बुक उठाने के लिए चाहिए। मूड ऑफ हो गया जी, मेरा मन नहीं है, ये तो दिन में 10 बार मन बोलता है आज मन नहीं है, तो अपने आप को ये चीजें आपको समझानी है कि भैया अगर मैं नहीं कर पाया तो कितने लोग तैयार हैं मेरी बेइज्जती करने के लिए। किस हालत में हम लोग जी रहे हैं, क्या ऐसे ही जिएंगे पूरी उम्र? या आपको अपने सपनों को याद करना पड़ेगा भी यार मेरे को ये भी लेना है, वो भी लेना है, मम्मी पापा को ये भी देना है, वो भी देना है। तो कुछ ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। पेन एंड प्लेजर, ये दो ही चीजें हैं। या तो आपको अपने मन को डराना पड़ेगा, नहीं हुआ सिलेक्शन तो ये हो जाएगा, या आपको आपके मन को कोई लालच देना पड़ेगा कि अगर हो गया तो मजा आ जाएगा। सो गाइज, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी, 100% आएगी। तो मैंने आपको चीजें बता दी, ये होंगी कैसे। देखो, चाहे मैं बात करूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, क्लोज टेस्ट की, फिलर्स की, ये सारे के सारे ये जो पॉइंट है, या आजकल अगर मैं बात करूं जो सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस स्टार्टर्स या मैच द कॉलम्स, ऐसे बहुत सारे जो अभी नए पैटर्न के क्वेश्चंस स्पेशली आ रहे हैं, जो बैंक में भी आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये पैटर्न जैसा मर्जी आ जाए, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, अगर आपको वोकैब, हाँ वोकैब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि वोकैब के अंदर जो लोग वोकैब बिना किसी ट्रिक्स या बिना किसी रूट वर्ड्स के याद करते हैं, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाता है, कोई ट्रिक से आपको वोकैब या इडियम या चीजें याद करने की सिस्टम कोई बन जाता है, तो वो तो फिर अल्टीमेट है, वो तो और आसान हो जाएगा काम। तो वोकैब कुछ लोग, अगर मैं कहूँ तो वोकैब कुछ लोग जैसे वो, उनको ऐसा लगता है हमने 5000 इडियम्स याद कर ली, हमने तो 1000 फ्रेजल वर्ब्स याद कर ली, हमने तो 5000 सिनोनिम एंटोनिम याद कर लिए। वो याद नहीं होते उनको। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ वो चीजें पढ़ी होती हैं। फायदा क्या फायदा कि आपने इतना टाइम पढ़ा, लेकिन जब एग्जाम में आया तब आपको ऐसा लगता है यार पढ़ा तो हुआ है, देखा तो हुआ है। पढ़ो उतना ही जितने की रिवीजन हो सके, जो चीज आपके एग्जाम में काम आ सके, और तरीका वो अपनाओ जिससे आपको चीज लंबे टाइम तक याद हो। तो वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वोकैब अगर आप ढंग से याद करोगे, किसी ट्रिक या टेक्निक से अगर आपको याद होने में कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है। और अगर बिना किसी ट्रिक या टेक्निक से भी याद कर रहे हो, फिर तो रिवीजन का जो है वो यूज, जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सो गाइज, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और हौसला, ये सारी चीजें आपको ढंग से इंप्रूव करनी पड़ेंगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स है, फिलर्स है, क्लोज टेस्ट्स है, या और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं जो तभी आप कर सकते हो जब ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही पार्ट्स के अंदर आपकी पकड़ अच्छी है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, वो लॉजिकल रीजनिंग जैसे आ रहे हैं।
यानी आपको क्वेश्चन का सेंस निकालना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे सकते हो। और सेंस निकालने के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको वोकैब आनी चाहिए, और आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप उसका मीनिंग निकाल पाओगे। अब लास्ट में एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, मेरे पास एक ऐसा कोर्स है जिसमें लगभग सारी इंपॉर्टेंट ग्रामर की बुक्स के रूल्स पढ़ के मैंने वो कोर्स बनाया है। सारी इंपॉर्टेंट वोकैब उसके अंदर है, और कॉम्प्रिहेंशन की तो अलग से कोर्स है, सब कुछ है, बिल्कुल रेडी है। ऐप है जिसके अंदर आपकी जितना दिल करता है प्रैक्टिस करने का, क्विजेस का, PYQs का, मॉक टेस्ट का, सब है। अगर किसी इंसान को इंटरेस्ट हो, अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये एक तपस्या बैच है, तपस्या कोर्स है। यानी ये, अगर आप, जो मैं बात कह रहा हूं, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड भी हैं, तो ये कोर्स महीने 1.5 महीने वाला या उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें क्रैश कोर्स करना है या बस टेस्ट करने हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस्ड पैटर्न तक ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन को कवर करने का ये एक रामबाण कोर्स मैंने बनाया है। सो अगर इंटरेस्टेड हो आप, अगर आप में है वो आग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी काम का मिला है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे इस वीडियो से ये फ़ायदा हुआ है। सो गाइज, मिलते हैं इसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।